ये तो ठीक है सर, शुरू करो। दीपेंद्र जी। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। तो सर आप अपने बारे में बताइए कुछ ब्रीफली। जी सर, मेरा नाम दीपेंद्र है सर। मैं नागौर का रहने वाला हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन बी फार्मेसी के रूप में किया है तथा मैंने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में संविदा कर्मी के रूप में 4.5 साल कार्य किया है और वर्तमान में मैं रिलायंस रिटेल फार्मेसी में सीनियर फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। सर फार्मासिस्ट जो होता है उनकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? जी सर, फार्मासिस्ट सर दो तरह के फील्ड में अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अगर आप प्रोडक्शन के अंदर हैं तो वहाँ पे सर क्वालिटी कंट्रोल करना और उसके जो क्वालिटी मेजर्स हैं उनको चेक करना। और अगर आप ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है तो उसके अंदर जो ड्रग की अवेलेबिलिटी है उनको बनाए रखना और उनकी जो एक्सपायरी डेट वगैरह है उस हिसाब से उनका जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर उनको ड्रग्स को निकालना, उनके स्टॉक को मैनेज करना और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना सर। अच्छा, आपने ड्रग क्वालिटी कंट्रोल और ड्रग जो प्रोडक्शन के लिए रिलेटेड आपको पता है, तो ये बताइए कि जो वैक्सीन प्रोडक्शन होता है उसमें कितनी स्टेजेस होती है और कैसे कैसे ये बनता है, और एंड में जब तक यूजर्स तक आने से पहले कितने इसके ट्रायल्स होते हैं? जी सर, इसके अंदर सर फर्स्ट 3 फेज होती है सर। इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर ड्रग की जो है एफिकेसी वगैरह चेक की जाती है। उसके अंदर वो जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनके ऊपर चेक किया जाता है। फिर सेकंड फेज जब होती है उसके अंदर सर थोड़े ज़्यादा कैंडिडेट 100 से लेकर 500 तक के लिए चेक किया जाता है। उसके अंदर पेशेंट्स भी होते हैं। और जो है चौथा जो होता है वो बड़े लेवल पे चेक किया जाता है इसके अंदर। और उसके बाद में सर फोर्थ फेज होती है जिसे फार्माको विजिलेंस किया जाता है। ये सर ड्रग के आने के बाद के जो साइड इफेक्ट वगैरह आ रहे हैं या मार्केट में आने के बाद में क्या इफेक्ट हो रहा है, ये लॉन्ग टर्म स्टडी होती है सर। ये 4 तरह के स्टेजेस होते हैं। अच्छा, कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ ने अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसके पीछे क्या कारण है? कौन सा स्टेप उसमें रह गया था? सर इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशन का रह गया था जिसके कारण कोवैक्स है जो यूएन की जो वो लिस्ट है उसके अंदर नहीं आ पाया था सर। पेपर वर्क में कुछ डब्ल्यूएचओ कमी रह गई थी सर डब्ल्यूएचओ से। अच्छा सर, आप ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हो, तो आप सर ये बताइए, जो शेड्यूल एच ड्रग होता है वो कौन से एक्ट के अंतर्गत होता है? सर ये ड्रग एंड फार्मेसी जो एक्ट होता है सर उसके अंदर होता है सर। और इसके अंदर जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही इसको दे सकता है। और दूसरा इसके अंदर सर जो है मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होता है वही इसे लिख सकता है सर। शेड्यूल एच में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है सर ये। बिल्कुल, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स है। अच्छा, तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, तो अभी हमें देखा गया है कि लोग ओवर द काउंटर खरीदने आ जाते हैं। आपको पता ही होगा, बहुत मैक्सिमम लोग जो होते हैं वैसे बिना प्रिस्क्रिप्शन लेके आ जाते हैं और बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक्स दी जाती है, और जिसके कारण ये भी हो रहा है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी डेवलप हो रहा है। तो अभी रिसेंटली हम खुद ही देख रहे हैं कि ड्रग ओवर यूज करने से किस तरीके से हमें ब्लैक फंगस और ये सब भी हो रहा है। तो आप बताइए, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है और उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? सर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस होता है जब सर हम यदि ज़्यादा से ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल का यूज़ किया जाता है। और दूसरा है सर इसके अंदर कि भाई एक तो ये होता है कि इसके अंदर रेसिस्टेंस हो जाता है और जब जो डोज है वो जो इक्वली जो जिस शेड्यूल में लेनी होती है, जिस टाइम ड्यूरेशन में लेनी होती है उसे हम कंप्लीट न लेकर 5 दिन के कोर्स में हम 3 दिन के लेते हैं तो उसके अंदर सर वो माइक्रोबियल की ग्रोथ रुक जाती है लेकिन वो बॉडी के अंदर पूर्ण तरह डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं। तो जिसके कारण सर रेसिस्टेंस आ जाता है या फिर कुछ म्यूटेशन के कारण भी रेसिस्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए सर प्रॉपर चैनल तो यही रहता है कि जो भी डोज जो प्रिस्क्राइब की जाती है फिजिशियन के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा तो उस कोर्स को हमें पूरा लेना चाहिए। और जो है मल्टी ड्रग थेरेपी है उससे बचना चाहिए सर जो। अच्छा सर, ये आपका फार्मासिस्ट जो है एक्सपीरियंस रहा हुआ है, और हमने अभी हमारे रेमेडिसिविर और जो असेंशियल ड्रग्स जो चाहिए थे उसमें देखा है कि लोग काफी कालाबाजारी कर देते हैं। काफी फार्मासिस्ट जो स्टॉक रखने वाले थे उनका भी इसमें नाम आया था। तो आप कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स बताइए जिसकी सहायता से अगली बार ऐसा ना हो, तो हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? ये सर इसके अंदर सबसे पहले तो जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर इसी क्रिटिकल कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जिसके अंदर जो है कि ड्रग की शॉर्टेज हो रही है तो उसके अंदर सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से सर इनका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए। जैसे सर रेमडेसिविर का किया जा रहा था सर सीएमएचओ के माध्यम से।
दूसरा है सर, इन यहाँ पे एक एक ड्रग का जो है वो उसके मॉनिटरिंग होनी चाहिए सर, और जो रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी जरूरी है। तीसरा सर, इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड शो होना जरूरी होता है कि सर अभी हर एक जो मेडिकल स्टोर है या फिर जो जहाँ पे गवर्नमेंट ने इन्हें एक्वायर कर रखा है, वहाँ पे एट रियल टाइम में वहाँ पे कितना स्टॉक अवेलेबल है सर, वो होना जरूरी होता है सर। और ट्रांसपेरेंसी अगर होएगी तो सर वहाँ पे ज्यादा जो लोगों को बेनिफिट मिलेगा सर। अच्छा सर, ये रेमडेसिविर जो है अभी तो चलो कोरोना कोविड के लिए यूज में ले रहे हैं, उससे पहले किस चीज में यूज में लेते थे इसको? सर ये हेपेटाइटिस के लिए यूज किया जाता है सर, रेमडेसिविर इंजेक्शन से पहले। ओके, हेपेटाइटिस के लिए। जी सर। सर आपने ये निःशुल्क दवा योजना जो है इसके अंदर काम किया हुआ है, तो Yes, sir. आप कुछ ऐसे मेजर्स बताइए, अगर आपको ड्रग कंट्रोलर बना दिया जाए या फिर आपको इस स्कीम का जो है हेड बना दिया जाए, तो आप इसको और बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या डिसीजंस लेंगे जिसमें लोगों को मैक्सिमम फायदा हो सके इसका? जी सर, इसके अंदर सबसे पहले तो जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि सर जो एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसको स्टॉक को शिफ्ट किया जा सके। दूसरा है कि सर जो प्रॉपर जो एंट्री वगैरह है वो इस प्रकार से होनी चाहिए, और डेली हर अल्टरनेट 3 to 4 डेज के अंदर इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए सर, कि कौन कौन से स्टॉक अवेलेबल हो रहे हैं, कौन से जो है वो कम पड़ रहे हैं उस स्टॉक के लिए। तीसरा सर, मैं ये चाहूंगा कि सर इसके अंदर डिजिटल माध्यम का यूज किया जाए। जिस तरह से सर हमें रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म के बारे में न्यूज मिलती है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे जो है वो ट्रेन आएगी, उसी माध्यम से सर जो भी काउंटर है उसके बाहर एक स्क्रीन होनी चाहिए जिसके अंदर जो भी एंट्री होती है उसके अंदर अवेलेबल स्टॉक और जितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उनकी एक जो है ऑनलाइन एंट्री बाहर की तरफ भी लोगों को दिखाई चल पड़े कि सर अगर 10 टेबलेट दी जा चुकी है तो पीछे 10 या 90 टेबलेट्स और बच रही है सर। तो वहां पे सर वो लोगों में अवेयरनेस आएगी, और सर फार्मासिस्ट पे भी ये डर रहेगा कि सर कि नेग्लिजेंसी नहीं की जाए। अच्छा सर, ये अभी हम कह रहे हैं कि सेकंड वेव जो है वो पीक आ चुका है और कम भी हो रहा है, तो अब नेक्स्ट आने वाली बहुत सारी वेव्स हो सकती है, शायद थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, तो एज ए फार्मासिस्ट आप क्या सजेशंस देंगे कि हम नेक्स्ट वेव आए उनके लिए किस तरीके से हम बेटर इक्विप हो सके, उसके लिए आप क्या क्या सजेशंस देंगे? सर एज ए फार्मासिस्ट मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले जो इस साल हमें जो इस सेकंड वेव के अंदर जिन ड्रग्स की कमी देखी गई थी सर, उन ड्रग का स्टॉक प्रॉपर्ली अवेलेबल हो हर जगह पे। दूसरा है कि सर जो प्रिकॉशन है सर वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो लोगों को उसके लिए ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जाए। और उसके बाद में सर जो भी अगर हल्के से भी लक्षण दिखते हैं तो सर उसके लिए उनका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह किया जाए। और इसके अलावा जो भी जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है तो सर उनके लिए सर एक इम्यूनिटी किट बनाया जाए जिसके माध्यम से लोगों को वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और योग और दूसरा जो हेल्थ वेलनेस जो है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए सर। अच्छा सर, जागरूकता की बात है तो आप सर वैक्सीनेशन अभी भी गांवों में है और काफी जगह पे अभी नहीं हो रहा है, लोग मना भी कर रहे हैं लेने से भी, तो ये वैक्सीन रेजिस्टेंस जो है वो आप कैसे लोगों को कैसे समझाओगे? अगर आपको कहीं पे किसी गांव में आपको कहा गया है कि इस गांव में लोग हैं उनका 100% वैक्सीनेशन की जरूरत है, तो आप किस तरीके से वहां जाके लोगों को समझाओगे? सर वहां पे जाने के बाद में मैं लोगों को इस प्रकार से समझाऊंगा कि सर हम खुद जो वर्कर्स हैं हम सब ने वैक्सीनेशन करवाया है, मेरे पेरेंट्स ने करवाया है, मेरे सारे परिवार वालों ने करवाया है, तो इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हम यहाँ पे आपके सामने सारे लोग सुरक्षित हैं, कोई भी किसी को भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो कृपया आप भी लगवाइए। और दूसरा इनको बताया जाएगा कि भाई इतने लोग जो हैं वो वैक्सीन नहीं लगने के कारण जो है वो इस बार जो है वो जिनकी मृत्यु ज्यादा हुई थी वो आंकड़े भी उनको बताए जाएंगे सर। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी न्यूज में काफी टाइम से चल रहा है ये व्हाट्सएप और गवर्नमेंट की जो कंट्रोवर्सी हो रही है, ये इसके कुछ टेक्निकल पॉइंट्स बताइए कि क्या इश्यूज है? जी सर, वर्तमान समय में सर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ नियम निर्धारित किए हैं जिनको है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा अभी तक उनको माना नहीं गया है। जिसके अंदर सर व्हाट्सएप के लिए यह है कि किसी भी अगर कोई ऐसी घटना होती है जो राष्ट्र की एकता को खंडित करती है या राष्ट्र की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है उसको जानना, तो उसके सोर्स का पता लगाया जाएगा। अगर सोर्स बाहर से आया तो सबसे पहले इंडिया के अंदर या देश के अंदर किसने इसे
स्प्रेड किया है तो उसको उस सोर्स का पता बताना पड़ेगा। और इसके अलावा सर एक जो शिकायत निवारण तंत्र है उसकी एक स्थापना करनी पड़ेगी, ऑफिस यहाँ पे खोलना पड़ेगा और अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे सर। और अगर ऐसी कोई न्यूज होती है उसको 48 आवर्स में सर हटाना भी पड़ेगा सर, अगर कोई गवर्नमेंट अगर किसी पे आपत्ति करती है तो। बहुत अच्छा है, धन्यवाद। अगले मेंबर। थैंक जी, दीपेंद्र जी, यू। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया सर। जी, आप नागौर जिले से आते हैं ना सर? जी बिल्कुल सर। जी। बताइए सर, ये नागौर डिस्ट्रिक्ट जो है मध्यकाल और रियासत काल में किस रियासत का भाग रहा है? सर ये जोधपुर रियासत का भाग रहा था सर। अच्छा, तो मारवाड़ क्षेत्र है उसमें नागौर को आप इंक्लूड करेंगे? जी सर बिल्कुल। कंफर्म है आप? जी सर। अच्छा, चलिए नागौरी संस्कृति, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या विशेषता है इसकी? जी सर, नागौर के अंदर सर नागौर की संस्कृति के बारे में सर, नागौर जो है वो यहाँ के पशु मेलों के बारे में, पशु मेलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है सर। और यहाँ की जो जलवायु वगैरह है इसके लिए प्रसिद्ध है। और नागौर में जो यहाँ पे लोग देवी देवताओं के लिए सर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है सर, यहाँ पे देवी संत संत संप्रदाय के लिए भी। चलिए, लोग दे दो। नागौर में तेजा जी का मेला भरता है, जी सर। कौन सी तिथि को भरता है? सर ये भाद्र शुक्ल दशम को बढ़ता है सर। अच्छा, भाद्र शुक्ल दशम को। जी इस सर। दिन क्या कभी गए हैं आप तेजा जी के मेले में? कभी देखा है आपने? जी सर, स्पेशली नहीं गया पर पता है सर मुझे वहाँ पे। जी, बताइए इसके बारे में कुछ। जी सर, यहाँ पे बड़ा मेले का आयोजन होता है। और सर इससे पहले सर जो नागौर के अंदर है वहाँ सर अभी 2-3 वर्षों से नहीं हो रहा, लेकिन सर वहाँ पे एक जो है तांगा दौड़ भी होती है सर। गुड़ गुड़ जो है वो घुड़सवारी की दौड़ भी होती है सर वहाँ पे। और सर वहाँ पे पास में एक मुंदियाड़ गणेश जी का मंदिर है, वहाँ से ये दौड़ प्रारंभ होती है सर। चलिए, बढ़िया। मुंदियाड़ ठिकाना रहा है आपको, अगर इसके बारे में कुछ पता है? सर माफी चाहूंगा सर, मुझे इसके बारे में नहीं पता सर। चलिए, कोई बात नहीं। एक AICTE होता है, आपको पता है इसके बारे में कुछ? ये सर AICTE। जी जी सर बिल्कुल। ये ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन, और AIC ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है सर। जी, AICT बिल्कुल। तकनीकी जो शिक्षा है उसके लिए सर। जी, क्या क्या वर्क रहता है इसका? तो इसके लिए सर जो भी कॉलेजेस वगैरह हैं उनके लिए सर जो भी तकनीकी जो पाठ्यक्रम वगैरह होता है या जो भी कोर्सेज चलाने होते हैं तो उनके लिए सर मान्यता प्रदान की जाती है AICT के द्वारा। वेरी गुड। UGC और AICTE में कुछ डिफरेंस पता है आपको? सर एकदम एग्जैक्ट तो कंफर्म मुझे पता नहीं है, लेकिन सर अगर आप कहें तो सर मैं अनुमान लगा सकता हूँ सर। जी, आज्ञा दें। बताइए बताइए आप। सर UGC सर शायद ये मतलब यूनिवर्सिटी के लिए होना चाहिए। माफी चाहूंगा सर, मुझे इसका चलिए एकदम चलिए चलिए, क्लेरिफाई कोई नहीं बात कर पाऊंगा सर मैं। चलिए, कोई बात नहीं। आप ये बताइए, जैसे आपने अभी बताया था कि शेड्यूल H ड्रग जो होते हैं उनको प्रिस्क्रिप्शन के बाद में दिए जाते हैं, राइट? जैसा ऐसी अगर परिस्थिति बन गई, आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं, फार्मासिस्ट, एज ए फार्मासिस्ट आप वर्क कर रहे हैं कहीं, और आपको लगा कि लाइफ सेविंग जो ड्रग्स होती है उसमें आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के देने की जरूरत महसूस पड़ गई, अगर नहीं देते हैं तो उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? जी सर। आ, अभी सर अगर वहाँ पे कोई फार्मास डॉक्टर वगैरह फिजिशियन अवेलेबल होंगे तो सर उनके माध्यम से या उनको फोन करके उनकी परिस्थिति के बारे में बताया जाएगा। और जी उनको ऑनलाइन, जैसे इस बार अभी टेलीफोनिक का चल रहा है सर, सजेशन वगैरह हैं तो संजीवनी संजीवनी ऐप है उसके माध्यम से भी सर ये टेली कंसल्टेंसी किया जा सकता है। तो सर हम्म। उनसे मैं बात करके सर उनको जीवन रक्षक दवाइयाँ दे सकता हूँ सर, क्योंकि किसी का चलिए, बहुत जीवन बचाना सर बहुत ज़्यादा जरूरी है सर। बढ़िया। ब्लैक फंगस जो रोग अभी हाल में काफी प्रचलित है, इसमें महामारी में भी जो के रूप में घोषित किया जा
चुका है राजस्थान में। इसके लिए कौन कौन सी ड्रग दी जाती है, बताइए जरा। सर अभी सर जो ब्लैक फंगस के लिए है वो एम्फोटेरिसिन बी का इंजेक्शन है, वो मेनली दिया जा रहा है सर। हम्म। और ये चूंकि ये जो है वो जो फंगल सेल्स होती है उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर प्रोड्यूस कर देता है सर। तो इसके हम्म। कारण क्या फंगस जो है उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है और वो खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है और ये बहुत ही आईवी की इसके फॉर्म अलावा में कोई दिया जा रहा टैबलेट भी दी जाती है कि इसमें? है। सर माफी चाहूंगा सर, मुझे अभी याद नहीं आ रहा सर टेबलेट के लिए। चलिए, कोई बात नहीं। आप पूर्व में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत फार्मासिस्ट लगे हुए थे। जी सर। कितने प्रकार की दवाएं जो है इस योजना में सम्मिलित की गई है? जी सर 713 प्रकार की दवाइयाँ हैं सर इसके अंदर। अच्छा, 713। जी सर। ये सारी दवाएं जेनरिक होती है या कंपनी मेड भी होती है? जी सर सभी दवाइयाँ सर जेनरिक दवाइयाँ हैं सर। हम्म। तो आप ये बताइए कि जो आपको डीडीडब्ल्यू से ड्रग्स अवेलेबल होती थी हॉस्पिटल स्तर पे, उसमें कई जी बार सर। ऐसा होता था कि कुछ कंपनी या कुछ फार्मा कंपनी है वो ब्लैक लिस्टेड करार दी जाती थी, जी सर। और वो सूचना आपको अगर मेल के थ्रू या कोई ऑफिस ऑर्डर के थ्रू मिलती थी, उसके बाद में जो आपके डीडीसी लेवल पे जो अवेलेबल ड्रग्स थी उनको आप कैसे निस्तारित करते थे, या उसका क्या प्रोसीजर रहता था, आपको पता है इसके बारे में? और तो बार बार जी सर ये जितनी भी जो सर ड्रग्स होती है कई बार ऐसा आता भी है कि सर जो ड्रग होती है उनकी टेस्टिंग है वो फेल हो जाती है और वो हम्म। हमारे पास आ जाती है। तो सर उसके लिए सर एक तो ड्रग को डिस्पोज कर दिया जाता है सर, जो है उनको रिकॉर्ड में लेके जो है उनको डिगिंग के द्वारा सर। और दूसरा है सर इसके अंदर जो एक बीकानेर के अंदर ऐसा एक वो है जो डिस्पोजल जो है प्लांट है सर, वहां पे भेज दी जाती है सर हम्म। इनको बकायदा रिकॉर्ड के साथ में सर। इससे पहले सर एक जो हॉस्पिटल की एक कमेटी होती है सर, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ और फार्मासिस्ट की सर, उसके अंदर सर ये हम्म। डिसीजन लिया जाता है। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न है। जैसे कि आपने बताया कि भारत में जेनरिक जो दवाएं हैं वो काफ़ी मात्रा में अवेलेबल भी है और प्रोडक्शन भी इसका होता है। जैसे कि मुख्यमंत्री राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में भी काफ़ी दवाएं सम्मिलित की गई है। तो ये बताइए कि क्या कारण है ऐसा कि भारत को फार्मा सेक्टर में प्रोडक्शन का हब माना जाता है? ऐसी कौन जी सी सर। परिस्थितियां हैं जो भारत को इसके अनुकूल बनाती है? इस जी। फार्म भारत जो है वो सर अभी विश्व में 60% वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है और सर बहुत बड़ी फार्मा इंडस्ट्रीज है वो ज़्यादा आगे हैं। तो सर इसके अंदर है कि सबसे बड़ी भारत की फार्मा कंपनियों का आगे होने का रीज़न यही है कि सर यहाँ पे जो है वो जेनेरिक दवाइयों का सर प्रोडक्शन ज़्यादा किया जा रहा है सर इसके अंदर। इसी कारण सर अ, ये फार्मा कंपनियां हैं सर वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ में हो रही हैं। सर मैंने यही क्वेश्चन पूछा था आपसे कि ऐसा क्या कारण है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके कारण फार्मा सेक्टर में प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत इतना आगे है? जैसे सर यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे जो है वो इनिशिएटिव स्टेप्स दिए जा रहे हैं। दूसरा सर जो है कि जो फार्मेसी के लिए जो दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो अवेलेबल भारत के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो उस कारण से सर फार्मा जो है फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए भारत जो है वो आगे है सर। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट मेंबर प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा, अभी कौन से शहर में आप काम करते हैं? जोधपुर में सर। मॉर्निंग वॉक आपकी हॉबी है? बिल्कुल सर। तो कितना मॉर्निंग वॉक करते हैं, कितना किलोमीटर आप वॉक करते हैं? सर 4.5-5 किलोमीटर। कितने दिन से, पिछले कितने दिन से आप कर रहे हैं ये? हम विगत 10 दिन की बात करूं तो लगातार आप मॉर्निंग वॉक करते हैं? बिल्कुल सर लगातार सर। तो आप लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं अभी? जी बिल्कुल कर रहा हूँ सर मैं। तो फिर मॉर्निंग वॉक करने के लिए आप कहाँ इतना अच्छा जगह ढूंढ पाते हैं शहर में? जी सर मेरा घर है सर आउटसाइड ऑफ द सिटी है सर। तो वहाँ पे सर खेत वगैरह हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं सर। अच्छा, ओके, हाँ जी, कोई बात नहीं। स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से मॉर्निंग वॉक और
नॉर्मल वॉक यदि मैं चाहूँ तो शाम को घूमूं या दोपहर को घूमूं, क्या फर्क है स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से दोनों में? तो दो पॉइंट जी आप सर, बताइए मुझे। जी सर, दोनों के अंदर सर फिजिकली जो है वो बेनिफिट है, परंतु सर मॉर्निंग वॉक में सर आपका जो मेंटल जो है वो रिलैक्सेशन ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा सर जो वायु, प्राणवायु या ऑक्सीजन जो होती है, वातावरण होता है वो शुद्ध होता है, और सर एक पॉजिटिविटी आती है मॉर्निंग वॉक करने से सर। अच्छा, चलिए। लॉकडाउन के दौरान आपने कहा आप घूमते थे, चलो कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से आप लॉकडाउन का उल्लंघन करते थे यदि आप घूमते थे तो। मुझे ये बताइए कोई नई हॉबी डेवलप की है आपने इस नहीं दौरान? सर, माफी चाहूंगा सर, नहीं ऐसी कर पाए? ऐसी हॉबी नहीं की सर, समय नहीं मिला सर। वैसे ठीक है, सर मैं सुडोकू करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं। आप तेज चलते हैं या धीमी गति से चलते हैं, दोनों में? तेज चलता हूँ सर। तेज चलते हैं आप। तेज चलने से लाभ है कि धीमी गति से वॉक करने में लाभ है? सर तेज चलने से सर लाभ ज्यादा है सर, क्योंकि इससे सर कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज हो जाती है सर। ठीक है, ओके। आप मुझे ये बताइए क्लॉकवाइज अपने नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स को बताइए नागौर की, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। जी, आराम से। बीकानेर, जी। और चूरू, सीकर, हम्म, अजमेर, पाली, जोधपुर और बीकानेर सर। जयपुर नहीं लगता? जयपुर सर, सॉरी। ठीक है। आप शहर में रहते हैं, कभी गांव में गए? जी सर, बिल्कुल। आप खेत में गए? हाँ जी, बिल्कुल सर। आप किन्हीं दो घास का नाम बताइए जो आपकी जोधपुर नागौर के क्षेत्र में पैदा होती है, कोई भी घास। जी सर, माफी चाहूंगा सर, मेरे को एग्जैक्ट घास का नाम नहीं पता सर मुझे। आपने खीप सुना, खीप? नहीं सर, माफी चाहूंगा सर। आप खीप भी नहीं जानते हैं? नहीं सर। ओके। तो क्या आक जानते हैं, आक? जी बिल्कुल सर। एक विशेष प्रकार के बबूल थे नागौर में जिनको काटने की बात चली थी, उनका क्या नाम था? सर माफी चाहूंगा सर, मुझे नहीं पता सर। अच्छा, काफी बड़ी स्तर पे कैंपेन चली थी आपकी नरेगा की। चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है। आप शुभंकर के बारे में सुना? हर जिले का एक शुभंकर होता है पक्षी। जी सर, बिल्कुल। नागौर का क्या है? सर माफी चाहूंगा सर, मुझे नहीं पता सर, याद नहीं आ रहा है सर। नहीं याद आ रहा। आप फार्मा उद्योग से भी जुड़े हुए हैं, फार्मासिस्ट अब हैं। तो मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी दो औषधीय फसलें हैं जो नागौर में उत्पादित होती हैं? केवल नाम बताने हैं आपको दो फसलों के। जी सर, एक अश्वगंधा, और एक सर गिलोय हो सकती है सर, और एलोवेरा हो सकता है। तो नागौर मेथी कहाँ होती है फिर? नागौरी मेथी सर नागौर में होती है सर। जी, चलिए। उद्योग धंधों के विकास से संबंधित व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज इन नागौर, नागौर डिस्ट्रिक्ट? व्हाट जी इज योर सर। सजेशन इन दिस रिगार्ड? सर नागौर के अंदर एक तो सर मार्बल उद्योग है सर, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता है अगर उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके लिए अच्छी योजनाएं बनाई जाए। और जो एक जिला एक उत्पाद के तहत है सर, इसके लिए अभी सर दो, एक नागौर के हस्त औजार है और दूसरा सर नागौर का जो मार्बल है उसका चयन भी किया गया है सर। इसके लिए सर इसको एक क्लस्टर फॉर्म में और एक किया जाए, और सर एक लॉजिस्टिक अच्छा डेवलप किया जाए, और सीधा जो है ड्राई पोर्ट की व्यवस्था की जाए, तो सर नागौर में जो है मार्बल उद्योग जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है सर। ठीक है, ओके। टेल मी अबाउट द सर्टेन कल्चरल आइडेंटिफिकेशंस ऑफ नागौर डिस्ट्रिक्ट। जी सर। कोई ऐसी सांस्कृतिक विशेषताएं बताइए नागौर की विच यू यू वांट्स टू टेल, जो आपको लगती है कि दीज आर दी स्पेसिफिक थिंग्स विच यू नो विच आर वेरी फेमस। जी सर, नागौर है जो सर अपने जो बैल हैं
वहाँ उनके लिए प्रसिद्ध है। नागौर अपनी जो किले हैं, अपने जो लोक देवी देवताओं के लिए प्रसिद्ध है, और नागौर जो अपने हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है सर। ठीक है, अंतिम सवाल है मेरा, कर्मा बाई कहाँ से बिलोंग करती थी? सर नागौर के हरणावा से सर, शायद कंफर्म नहीं हो सर, नागौर के हरणावा से। कौन सी तहसील में है? सर परबत सर। मकराना में है, कोई बात नहीं। चलो ठीक, करते कंक्लूड यार। आप बताइए अपने आकाश जी। टाइम हो गया, काफी हो गया, इसलिए मैं कम ही ले रहा हूँ। जी सर, मुझे लगता है सर आपने जो जितने भी आंसर्स मेरे सवालों के दिए वो काफ़ी सही दिए हैं। बस थैंक यू। जो आपको नॉलेज है, आपको चीज़ों के बारे में सब लगभग पता है। बस ये है कि आप अपने जो आंसर्स है उनको पॉइंट्स में रख लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कोई भी आंसर है तो आप उसको 3-4 पॉइंट जो पॉइंट उनमें रख दीजिए, और बहुत ही ज़्यादा उसको मतलब ऐसे नहीं कीजिए, है ना, वेट टाइप हो जाएगा फिर अगर बहुत ज़्यादा बोलोगे तो आप 4-5 पॉइंट में करके, आपके पास वो एक्चुअली क्या नॉलेज है तो इसलिए उसको थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म में हो जाएगा, देन इट विल बी बेटर। तो आप इसको उसमें कर लीजिए, 4-5 पॉइंट्स में रखिए अपने सवाल को, अपने थैंक यू, जवाब। थैंक यू सर। जी हाँ। दीपेंद्र जी, हाँ सर। काफी बढ़िया रहा आपका इंटरव्यू वैसे। जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं लगभग सबका ही आंसर आपको पता था। लेकिन मुझे जहाँ तक कुछ प्रॉब्लम लगी वो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो आपकी, जैसे सर ने बताया, आकाश जी ने, थोड़ी आंसर फ्रेमिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है ना, जी तो सर। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आप हो जाएगा। तो टू द पॉइंट आप आंसर रखने की कोशिश करें। बिल्कुल सर। दूसरा है कि मेरे भी ये प्रॉब्लम रहती थी, जैसे कि आप क्या करते हैं कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप एनालाइज करते रहते हैं खुद के आंसर्स को इंटरव्यू के बीच में। मैं जी सही सर। आंसर दे रहा हूँ या मेरे कितने आंसर सही हुए, मैं सब में सॉरी बोल रहा हूँ, इस टाइप से। तो एक दिमाग से ये बिल्कुल ही आप निकाल दीजिए कि अपने आप का एनालाइज करना जब इंटरव्यू चल रहा हो। ठीक है, तो माइंड क्या है, एक तो पजल्ड हो जाता है ऑलरेडी। आप एक ही डायरेक्शन में रहें कि आपको जो सामने वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर देना है, अपने को एनालाइज नहीं करना है। क्यों आप ओके एनालाइज सर। करते रहेंगे तो फिर उससे नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ना है, कुछ पॉजिटिव नहीं होना है उसका, है ना। ओके सर। और बाकी तीसरा जो है एक पॉइंट ये है कि आप थोड़ा सा बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। ओके सर। जैसे सभी लोग अपने सजेशन देते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट मिरर के सामने बैठ के या कुछ भी फ्रेंड्स के सामने जैसे भी, तो एक उस मोड में आ जाइए कब आपको इंटरव्यू देना है ना। बिल्कुल सर। बाकी सब बढ़िया है, आपकी आई कांटेक्ट अच्छा है। थोड़ा सा इधर उधर हुआ था आंखें, जब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो तब आई कांटेक्ट जरूर बिगड़ता है, लेकिन फिर भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, सुधार हो जाएगा इसमें। ठीक है सर, ओके ऑल द सर। बेस्ट। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ दीपेंद्र जी, तो हाँ ऐसे, हाँ टाइम 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 काफी हो गया है अभी तो। हाँ मैं बता ही देता हूँ जल्दी जल्दी। एक बिल्कुल तो सर। बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, काफी अच्छा है, ठीक है। वो ठीक आप है देख सर। लेना। वॉकिंग वाला मैंने बोला ना, लॉकडाउन था, आपने कहा कि वो थोड़ा सा फंसने वाला इश्यू होता है। एक बार हमने जितेंद्र जी का मौक ले रहे थे हम लोग, वो अपने दोस्त था उनका, तो उनका यही मामला फंसा था। वो बोल रहे जी मैं सर। आज वॉकिंग किया, जबकि उस समय आपको याद होगा महावीर जी हम लोग थे, जबकि उस समय लॉकडाउन था तो वॉकिंग हो ही नहीं सकती है ना। तो ये ओके थोड़ा सर। सा वो इशू रहता है वहाँ, बाय द वे पूछ ले, वैसा कोई इशू नहीं है। और फ्रेमिंग वाला आकाश जी ने इन्होंने जैसे कहा ना, तो वक्त ले लीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा फ्रेमिंग कर लीजिए। जब आपको सजेशन की बात कही जाती है विशेष तौर से, बाकी चीजों में चल जाएगा, लेकिन जब आपको कहा जाता है कि आप कुछ सजेशंस दीजिए, है ना, जैसे निःशुल्क दवा योजना में आप क्या करेंगे, तो आपके 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट आने चाहिए। उसके लिए जरूरी है ठीक है कि सर। आप वक्त ले सकते हैं, अपना वक्त लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा वक्त ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा है, फ्लो अच्छा है, ठीक है सब। जैसे थैंक यू और सर। थोड़ा अभ्यास करेंगे ना बोलने का तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो, और एक दो दिन बाकी में सर आंसर, अभी हाँ थोड़ा सा इंटरव्यू दे रिलैक्स रहे हो हैं जाएगा। सर, अभी 1 2 दिन में तो फ्लो में आ जाएंगे सर अभी। हाँ हाँ, 2 4 मूड में हो जाएगा सब, बहुत अच्छा है, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। थैंक यू। विशाल जी ने बोला ना, जैसे थोड़ा अभ्यास कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल और अब करेंगे सर। बाकी सब ठीक है। आंसर वाइज तो थैंक यू सर। चलता रहता है, कुछ छोटी मोटी चीजें इधर उधर होती है, भैया नहीं याद है वो नहीं है, ठीक है। ये नागौर ठीक में है। अश्वगंधा और ये आपकी नागौरी मेथी, ये हमारे यहाँ के मुख्य उत्पाद है, वर्ल्ड फेमस है आपकी नागौर की। जी तो सर, ये बिल्कुल। इसको थोड़ा सा हमें याद रखना है, क्योंकि आप थैंक यू इससे फार्मा उद्योग से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा पूछ सकता है। अदरवाइज बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा सा अभ्यास करने से बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों आकाश जी, बिल्कुल सर। करते हैं कंक्लूड है? ओके ठीक सर, बिल्कुल है सर, थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू सर।